कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स आर देयर। इस चैप्टर में से कुछ कुछ ही टॉपिक्स है जिनके ऊपर पूछा जाता है, सब पे इतने बड़े बड़े और स्पेसिफिकली लेंथी क्वेश्चंस इस चैप्टर में से नहीं पूछे जाते। इस चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं। आइदर इट विल बी द टेबल और फ्लो चार्ट्स और इट विल बी टाइप्स, किसी भी चीज के वो टाइप्स पूछ सकते हैं। दैट्स इट। यूनिवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था फॉर आई डोंट रिमेम्बर द मार्क्स बट इट वाज नियरली 3 और 5 मार्क्स के लिए समथिंग ऐसा कुछ पूछा गया था। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education। तो इस वीडियो से हम कंटिन्यू करते हैं हमारा 4th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो हमने स्टार्ट किया था, एंड ये चैप्टर नंबर 4 है। एज वी ऑल नो दैट दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम साइंस 2। बाकी के जो चैप्टर्स है उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, अलॉन्ग विद जो हमारे साइंस 1 एंड साइंस 2 के प्लेलिस्ट ऑन गोइंग है उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन वॉच इट आउट। और साथ ही साथ में वन शॉट्स भी अपलोड हो रहे हैं, सो आप वन शॉट्स को भी देख सकते हैं अगर आपको एक ही वीडियो में सब कुछ चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू वॉच देम एज दे कैरी अ हाई वेटेज मार्क्स और चैप्टर्स भी बहुत इजी है, तो आपको उन्हें स्किप नहीं करना है। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। एक बार उन्हें हम चेक कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमसे कवर हो गए हैं। तो हमने बायोटिक अबायोटिक क्या चीज़ें होती है उसे हमने अच्छे से स्टडी किया था, बायोटिक एंड अबायोटिक चीज़ों के बारे में। देन हमने एक टेबल भी देखा था इकोसिस्टम के ऊपर, वो इकोसिस्टम वाला टेबल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। एंड देन हमने जो फूड वेब होता है उसके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी, फूड चेन फूड वेब के बारे में। देन हमने एनवायरमेंटल के टाइप देखे थे, एनवायरमेंट किन किन टाइप का होता है, नेचुरल एनवायरमेंट एंड आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, उसके भी हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर कर ली थी। देन अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, उन्हें भी हमने अच्छे से स्टडी किया था, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट को, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स आर देयर। देन हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं वो भी हमने स्टडी किया था, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसे हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रख सकते हैं। और हमने पोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था, पोल्यूशन किन किन टाइप्स का होता है, जिसमें से हमने एक पोल्यूशन के टाइप को बहुत अच्छे से स्टडी किया था विच वॉज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बहुत सारे हमने ऐसे चीज़ें भी कवर कर लिए थे जो उसके इफ़ेक्ट है वो किन किन वजहों से हो सकता है। सो रेडियो एक्टिव इफेक्ट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, और वो हमने रेडियो एक्टिव के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कवर कर लिया था। देन उसके बाद हमने पॉल्यूशन किस वजह से हो सकता है उसके भी फैक्टर्स को हमने अच्छे से स्टडी किया था। एंड इस वीडियो में हम बाकी के आगे के जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के उसे हम कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ हमने नीड भी देखी थी, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उससे भी हमने स्टडी किया था विथ एक्ट्स एंड लॉज विच आर रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। एक्ट्स और लॉज को भी देखा था, एक्ट्स और लॉज के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द लास्ट वीडियोज टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स। आते हैं हम आज के टॉपिक्स पे विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायो एंड डाइवर्सिटी आर 2 वर्ड्स इन 1 वर्ड ओनली। सो बायो मीन्स लिविंग वर्ड एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटीज़। तो लिविंग वर्ड के कितने सारे वैरायटीज़ है और उन वैरायटीज़ के बारे में हम इस आने वाले टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। अब वैरायटीज़ किन किन चीज़ों की वैरायटीज़ हमें लिविंग वर्ड में देखने मिलती है, तो लिविंग वर्ड में हमें 2 चीज़ों की वैरायटी देखने मिलती है। पहले तो प्लांट्स की वैरायटी देखने मिलती है एंड देन हमें एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटीज़ देखने मिलती है। बट अ बिग बट इज़ दैट कि बहुत सारी वैराइटीज़ जो है, बहुत सारे स्पीसीज़ है प्लांट्स के, एनिमल्स के, दे गॉट एक्सटिंक्ट,
वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं और अभी हमें उन्हें देखने नहीं मिलता। प्लांट्स का देखने जाए तो बहुत सारी क्लासेस आते हैं, बहुत सारे डिविजन्स आते हैं। एनिमल्स में बहुत सारे किंगडम्स आ जाते हैं, बहुत सारे फाइलम्स आ जाते हैं। तो उनके डिटेल भी हम आगे देखने वाले हैं, या आपको 11th-12th में भी बहुत अच्छे से स्टडी करने मिलने ही वाला है। प्लांट्स के क्लासेस हो गए या एनिमल्स के फैमिलीज़ हो गए, फाइलम्स हो गए, बहुत सारे हमें वैरायटीज़ देखने मिलती है प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर। और बहुत सारे उसमें से ऐसे भी चीज़ें हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और वो एक्सटिंक्ट अलग अलग रीजंस की वजह से हो जाते हैं। तो वो तो एक अलग बात हो गई, बट आपके टेक्स्ट बुक में हमें दिया गया है डाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो डाइवर्सिटी हमें कहाँ कहाँ देखने मिलती है, तो वो 3 चीज़ों में हमें डाइवर्सिटी देखने मिलती है। एंड द 3 थिंग्स आर, द फर्स्ट थिंग इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, The second diversity that we can see is the species diversity. And the last but not the least is ecosystem diversity. तो ऐसे बहुत सारे हमें डाइवर्सिटी वैरायटीज़ देखने मिलते हैं। पहले तो हमें एक ही जीन्स में बहुत अलग अलग वैरायटीज़ देखने मिलते हैं, और अलग अलग स्पीसीज़ में हमें डाइवर्सिटी देखने मिलती है, और इकोसिस्टम में भी हमें डाइवर्सिटी देखने मिलती है। इसे चलिए एक डिटेल में स्टडी करते हैं इनका मतलब क्या है। पहले तो जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स सेम स्पीसीज़ में हमें डाइवर्सिटी देखने मिलती है। वो सेम स्पीसीज़ में ही हमें अलग अलग डाइवर्सिटी देखने मिलती है। जैसे कि डॉग, अब डॉग तो एक ही वैरायटी है, एक ही चीज़ है। डॉग्स में भी हमें अलग अलग स्पीसीज़ देखने मिलेंगे। कोई अलग डॉग हो जाता है, किसी का कलर अलग हो जाता है, किसी का पूरा चेंज ही अलग हो जाता है, किसी का फेस, किसी का शेप, किसी का कलर। तो ये सब वैरायटीज़ हो गए। ह्यूमंस में भी हमें एक ही है, ह्यूमंस ही है, सब ह्यूमंस है, बट अलग अलग वैरायटी के हमें ह्यूमंस देखने मिलते हैं। किसी का कलर फेड होता है, किसी का कलर लाइट होता है, किसी का कलर डार्क होता है, किसी के हेयर का शेप, फेस का शेप, बॉडी का शेप, हर चीज़ अलग हो जाती है। और ये उनके एनवायरनमेंट की वजह से बेसिकली आता है जहाँ पे वो रहते हैं। जो ठंडी के एरिया में रहते हैं उनका कलर लाइट हो जाता है, जो बहुत हॉट रीजन्स में रहते हैं उनका कलर डार्क हो जाता है, उनके वैसे अडेप्टेशंस हो जाते हैं। तो ये सब उनके एनवायरनमेंट, उनके इकोसिस्टम की वजह से ही होता है। वो कहाँ पर रहते हैं वो चीज़ वो बड़ी इफ़ेक्ट करती है। तो ये हो गई हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि एक ही स्पीसीज़ के अंदर हमें अलग अलग जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने मिलते हैं। सो इट इज़ अबाउट द जेनेटिक डाइवर्सिटी। देन द स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग स्पीसीज़ के हमें एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो देखने मिलते हैं। प्लांट्स है ये हमें पता है, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग स्पीसीज़ आती है, बहुत सारे फैमिलीज़ आते हैं, देन क्लासेस आते हैं, देन उसके स्पीसीज़ आती है। तो ये सब चीज़ें बहुत डाइवर्सिटी मानी जाती है एक चीज़ के अंदर। अब एनिमल्स है हमें पता है, बट एनिमल्स में बहुत ऐसे स्पीसीज़ है जो हमें नहीं पता है, बट वो बहुत सारे स्पीसीज़ उनके इकोसिस्टम की वजह से आती है, वो कहाँ पे रहते हैं, वो उसमें बहुत अच्छा पार्ट प्ले करती है। अब स्पीसीज़ डाइवर्सिटी में जैसे टाइगर देख लिया हमने, देन लिज़ार्ड देख लिया, प्लांट्स हो गए, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए। अब इंसेक्ट से पता है, लेकिन वो कितने अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स देखने मिलते हैं। देन फिशेस हो गए, फिशेस है वो पता है, लेकिन उसमें भी कितने अलग अलग वैरायटीज़ है, कितने डाइवर्सिटीज़ है। देन बर्ड्स हो गए, देन फ्लावर्स, plants, trees, various types of trees and plants are there, कितने species हमें देखने मिलते हैं उनके। So this is the species diversity। डिफरेंट स्पीसीज़ में हमें डाइवर्सिटी देखने मिलती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मीन्स इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम्स मीन्स हमारे अराउंड की हमारे जो सराउंडिंग है उसमें हमें देखना मिलता है इंटरैक्शंस बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट में जो इंटरैक्शंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम्स भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तुंद्रा इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, देन पोलर इकोसिस्टम हो गया, देन ओशन इकोसिस्टम हो गया। ऐसे अलग अलग तरह के इकोसिस्टम माने जाते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम इज़ वन ऑफ देम। जो डेजर्ट रहता है वो डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। एक्वाटिक इकोसिस्टम इज़ देयर।
यानी कि पानी का इकोसिस्टम। देन पोलर इकोसिस्टम इज़ दैट एज आई हैव सेड, पोलर मीन्स आइस का जो रहता है, जहाँ पे बहुत ठंडी होती है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है, उसे हम पोलर इकोसिस्टम बोलते हैं। देन पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड के अंदर जितने भी हमें चीज़ वैराइटीज़ मिलेगी, इंटरैक्शंस मिलेगी, वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। ओशन एक्वाटिक में देखेंगे तो ओशंस के अंदर के जितने भी इंटरैक्शंस होते हैं वो उसका इकोसिस्टम माना जाता है। तो हर अलग अलग हम वैराइटीज़ देखेंगे इकोसिस्टम के अंदर भी। तो ऐसे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, 3 टाइप के इकोसिस्टम जो कि पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये इकोसिस्टम को भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। इस चैप्टर में से कुछ कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर पूछा जाता है, सब पे इतने बड़े बड़े और स्पेसिफिकली लेंदी क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं पूछे जाते। इस चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं। आइदर इट विल बी द टेबल और फ्लो चार्ट्स और इट विल बी टाइप्स, किसी भी चीज़ के वो टाइप्स पूछ सकते हैं आपको, दैट्स इट। और ये माना जाए तो चैप्टर बहुत इजी भी है, आप अपने वर्डिंग्स में भी इसे बहुत अच्छे से लिख सकते हो, बट आपको सब समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अबाउट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे किया जाए वो हमें देखना है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से एक टेबल बनाया गया है और इसके ऊपर फ्लो चार्ट्स पूछा जाता है, बहुत कई बार पूछा गया है। इवन जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था फॉर I don't remember the marks but it was nearly 3 और 5 मार्क्स के लिए समथिंग ऐसा कुछ पूछा गया था। तो आपको ये इसे करके जाना है अच्छे से कि आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। पहला तो रेयर स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करके, देन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ बना के। अब नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ ऐसे जो चीज़ें होती है, ऐसे एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स या प्लांट्स वहाँ पे रखे जाते हैं, उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। रेयर स्पीसीज़ का देखा जाए तो ऐसे बहुत स्पीसीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट होने पे आए हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम आगे लेने वाले हैं। सो दीज आर दी स्पीसीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो। Then third is declaring some regions as bioreserves. Bioreserves ऐसी जगह होती है, ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, वो पूरा के पूरा फॉरेस्ट ही हो जाता है, फॉरेस्ट हो गया या ओशन हो गया, तो वो ऐसे रिजर्व्स हो जाते हैं जहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें देखने मिलेंगे। एक बायो रिजर्व्स में हमें बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने मिलते हैं और उन्हें हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, वो ऐसे बायो रिजर्व्स हो जाते हैं। तो उसे डिक्लेयर किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया को बायो रिजर्व्स, ताकि गवर्नमेंट उनका प्रोटेक्ट कर सके। वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं होता, डिफॉरेस्टेशन अलाउ नहीं होता, वहाँ पे घर बनाना अलाउ नहीं होता, वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं होता। उधर सिर्फ प्रोटेक्शन होता है उन प्लांट्स का, उन एनिमल्स का, वहाँ पे प्रोटेक्शन किया जाता है। देन प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज़, प्रोजेक्ट हम इवॉल्व कर सकते हैं। कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑफ कोर्स हमें सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करके रखना है। देन रूल्स को हमें अच्छे से फॉलो करना है। देन मेंटेन करना है रिकॉर्ड को ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज मीन्स व्हाट? ट्रेडिशनल नॉलेज मीन्स जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलने वाला जो नॉलेज है, कैसे हम उन्हें अपने गुड यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनकी भी कैसे हम उन्हें कैसे कंजर्व कर रख सकते हैं, उनके रिलेटेड सभी नॉलेज हमें कंजर्व करके रखना है। फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा हो गया या यूनानी हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें कंजर्व करके रखनी है ये नॉलेज, बिकॉज आजकल सभी लोग आयुर्वेदा और यूनानी पे जा रहे हैं, बिकॉज जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। बट आयुर्वेदा और यूनानी की जो मेडिसिन हम देखते हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कंजर्व करके रख सकते हैं। या योगा की बात की जाए तो ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल नॉलेज में आती है, तो इन सब नॉलेज को हमें रिकॉर्ड करके रखना है और उन्हें मेंटेन करना है। तो ये हो गया हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करते हैं उसके बारे में। अब सेक्रेड ग्रोव्स, ऐसा एक आपके इसमें दिया गया है, तो सेक्रेड ग्रोव्स मीन्स व्हाट? सेक्रेड ग्रोव्स मीन्स ऐसे जंगल्स, ऐसे फॉरेस्ट जो कंजर्व किए जाते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, वो गॉड के नाम पे कंजर्व किए जाते हैं और इसीलिए उन्हें सेक्रेड बोला जाता है। तो सेक्रेड ग्रोव्स इज नथिंग बट द फॉरेस्ट विच इज कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड। इसकी डेफिनेशन आ सकती है आपको 1 मार्क के लिए। और वहाँ के जो आजू बाजू के पीपल है वो उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पे जो आजू बाजू के जो पीपल है वो मानते हैं कि ये फॉरेस्ट गॉड के नाम पे है या गॉड इनमें है,
तो ऐसे वो माना जाता है कि वो सेक्रेड है, और इस वजह से जो वहाँ के आजू बाजू के पीपल है वो उन फॉरेस्ट को, उन चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और इंडिया में माना जाए तो मोर देन 1300 सेक्रेड ग्रोव्स आर देयर। तो ये हो गया हमारा सीक्रेट ग्रुप्स के बारे में। अब सिंबल्स आपको आ सकते हैं पेपर में। सिंबल्स आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, हर सिंबल का बेसिक नॉलेज है ये एक, बट पेपर में आपको 1 से 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू के फॉर्मेट में ये पूछे जा सकते हैं। तो हम एक बार क्विकली देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। पहला सिंबल है डिस्पोज ऑफ गार्बेज, यानी कि डस्टबिन के ऊपर ये आप लिख सकते हैं, डस्टबिन का ये सिंबल है। और इसका मीनिंग क्या है, दैट जो गार्बेज है वो हमें प्रॉपरली डस्टबिन में फेंकना है, लिटर नहीं करना, इधर उधर हमें फेंकना नहीं है। द सेकेंड सिंबल इज दैट ग्रीन जो प्लग है वो लीफ के साथ, सो दिस इज नेम एज ग्रीन प्लग विथ लीफ। तो ये उस सिंबल का नेम हो गया। अब ये क्या सिंबलाइज करता है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए। ये प्लग का मतलब ही इलेक्ट्रिसिटी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए। रीन्यूएबल इको फ्रेंडली जो एनर्जी होते हैं उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए, जो रीन्यूएबल है, जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और ऐसे इको फ्रेंडली चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी को हमें सेव करके रखना चाहिए, बिकॉज़ ये पानी से ही होती है, और पानी अगर एक बार ख़त्म हो गया सो समझ लेना कि इलेक्ट्रिसिटी भी ख़त्म हो जाएगी। और हर चीज़ के लिए आजकल इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो हमें उसे कंजर्व करके रखना है। देन साइकिल का सिंबल आ गया, साइकिल का सिंबल आ गया, बाइसिकल का सिंबल आ गया। तो ये क्या हमें सिंबलाइज करता है, दैट वी शुड प्रमोट इको फ्रेंडली एंड पोल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट। देन एक हैंड्स, 2 हैंड्स आ गए जिसके अंदर एक वाटर ड्रॉपलेट होल्ड करके रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं हैंड्स holding water droplets। और ये क्या सिंबलाइज करता है, दैट वी शुड कंजर्व वाटर, इट इज प्रीशियस एज वाटर ड्रॉपलेट इज देयर। मतलब वो सिंबलाइज करता है कि हमें पानी को बचाना है हर चीज़। अभी रिसेंटली समर के टाइम पे बहुत पानी का इशू हो गया था, और यही हमें बताता है कि जब पानी रहता है हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, उसका मिसयूज़ कर जाते हैं, और जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तब हमें पता चलता है दैट हाउ वाटर इज़ प्रीशियस। सो ऐसे हमें पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए भी। सो कंजर्व इट, इट इज़ प्रीशियस। देन आवर नेक्स्ट सिंबल इज़, ये रिसाइकलिंग का सिंबल है, आप इसे लिख सकते हैं रिसाइकलिंग सिंबल। और ये क्या सिंबलाइज करता है, दैट वी शुड प्रमोट रिसाइकलिंग टू रिड्यूस वेस्ट एंड सेव अवर रिसोर्सेज। एंड ये भी एक टैप का जो सिंबल है वो सेव वाटर यानी कि प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर, इससे ही सिंबलाइज करता है। द नेक्स्ट इज द सोलर पैनल। सोलर पैनल के ऊपर ये सिंबल है, और ये क्या हमें बता रहा है दैट वी शुड यूज सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स एट सम पॉइंट ख़त्म हो जाने वाले हैं, बट जो सोलर एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जो हमें सन से एनर्जी मिलती है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। सो वी शुड यूज़ मोर सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो दिस वाज अबाउट दी सिम्बॉल्स के ऊपर आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, सो डू इट। देन आवर नेक्स्ट इज़ माई रोल इन एनवायरमेंट। व्हाट इज़ अवर रोल इन एनवायरमेंट, इसके ऊपर आपको टेबल पूछा जा सकता है। सो वही घुमा फिरा के चीज़ें बोली गई है। अवेयरनेस किस चीज़ का होना चाहिए, हम सबको अवेयरनेस होना चाहिए अबाउट एजुकेशन में, हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए, अवेयरनेस इमिटेशन हम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हमें ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। क्या क्या प्रिवेंट करना चाहिए, हमें पॉसिबल हार्म्स जो है वो प्रिवेंट करने चाहिए, न्यू प्लान्स को डिज़ाइन करना चाहिए, जो हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए उस चीज़ों से हमें प्रिवेंट रहना है। प्रिजर्व क्या कर सकते हैं, जो बचा कुचा है उसे तभी प्रिजर्व करना आना चाहिए हमें। रेमेडीज़ इसे निकाल सकते हैं जो फर्दर लॉस को प्रिवेंट कर सके, और अननोन रीजन्स को हमें प्रिजर्व करके रखना है।
कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी अवेलेबल रिसोर्स है उन्हें हमें बचा के रखना है, कंट्रोल करना है, देन हार्मफुल एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना है, माइंडसेट को चेंज करना है। वही चीज़ हम सबसे पहले कर सकते हैं, तभी हमारा आगे का जो कंजर्व है वो हो सकता है। प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, तो रिवाइवल ऑफ हार्म्ड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो हार्मफुल फैक्टर्स है उसे हमें स्टॉप करने आना चाहिए। जो इनोवेशंस है वो हमें आगे बढ़ाने चाहिए। किस इनोवेशन से हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, वैसे इनोवेशंस हमें ढूंढने चाहिए। सो दिस वाज अबाउट माय रोल इन एनवायरनमेंट। हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, तो ये उसका टेबल है, और ये टेबल भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The next one is the hotspot biodiversity. Hotspot biodiversity is एक ऐसी जगह होती है जो सेंसिटिव होती है. So let's just read the paragraph, then we will understand it. 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world. Such areas had once occupied 15.7% of the earth. At present, 86% of sensitive areas are already destroyed. Presently, only 2.3% area of the earth has been left over with sensitive spots. It includes 1,50,000 plant species which are 50% of the world count. So basically hotspot एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे न्यूमरस टाइप्स के आपको स्पीसीज और अलग अलग डाइवर्सिटी आपको देखने मिलेगी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी के आपको वैराइटीज़ देखने मिलेगी, और ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ होती है। तो हम इसी जगह को कंजर्व करके रखेंगे तो हमारी बहुत सारी ऐसे स्पीसीज है जो वो भी कंजर्व हो जाएगी। तो यही बोला गया है कि पूरे रीजन को ही ये हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। और अर्लियर क्या था, अर्लियर 34 ऐसे हाईली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट थे और वर्ल्ड के ऊपर और वर्ल्ड में, और जो कि 15.7% एरिया कवर करते थे। अब इन 15.7% में से 86% ख़त्म हो चुका है, 86% ख़त्म हो चुका है, और वो डिक्रीज हो गया है 2.3% के ऊपर। अब मतलब पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ 2.3% एरिया हॉटस्पॉट कहलाता है। पहले 15.7 था बट उसमें से ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से अभी सिर्फ 2.3% ही बचा है। और वो 2.3% में जो 2.3% में इतनी डाइवर्सिटी है कि वो वहाँ पे 50% ऑफ जो हम जो बोलते हैं वो प्लांट और एनिमल्स के स्पीसीज़ हमें मिलेंगे। अर्थ में पूरे 100% हमें जो प्लांट के वैराइटीज़ एंड एनिमल्स के वैराइटीज़ मिलते हैं, यानी कि 1,50,000 का हम डबल कर दें, सो इट विल बी 3 लाख हमें वैराइटीज़ मिलेगी, जिसमें से हाफ तो हमें उन बायोडाइवर्सिटी में से ही मिलती है, यानी कि 1,50,000 प्लांट्स के वैराइटीज़ एंड स्पीसीज़, एनिमल्स के, वो हमें बायोडाइवर्सिटी में मिलते हैं, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में। So you can imagine how important is this hotspot biodiversity. As far as India is concerned, अब इंडिया में क्या है हम देखते हैं उसका रिकॉर्ड। इंडिया में 135 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स में से 85 स्पीसीज जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन में मिलते हैं। ईस्टर्न रीजन में 85 स्पीसीज मिलते हैं एनिमल्स के 135 में से, यानी कि पूरे 1,500 एंडेमिक प्लांट के स्पीसीज भी हमें वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। ईस्टर्न घाट्स में 185 स्पीसीज मिलते हैं और वेस्टर्न घाट्स में 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज, यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। Out of total plant species in the entire world, 50,000 are endemic. Collect more information, तो ये तो उसी के बारे में होगा। तो 50,000 जो स्पीसीज है वो एंडेमिक है, जिसमें से हमें 1,500 एंडेमिक स्पीसीज वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। सी दिस इज द ईस्टर्न घाट, नो दिस इज द वेस्टर्न घाट्स, और ये जो हो जाता है पार्ट, ये पूरा ईस्टर्न घाट का हो जाता है। तो वेस्टर्न घाट्स में हमने देखा कि कितने 1,500 एंडेमिक स्पीसीज हमें देखने मिलते हैं, और ईस्टर्न घाट्स में हमें नियरली 85 स्पीसीज हमें देखने मिलते हैं ईस्टर्न रीजन के अंदर। सो यहाँ पे हमें 85 स्पीसीज के प्लांट्स या बेसिकली एनिमल्स के स्पीसीज देखने मिलते हैं। So how this biodiversity hotspot work? Now you can understand that.
Okay, next is the classification of threatened species. अब थ्रेटन स्पीसीज़ क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा किया जाता है. तो इसमें आते हैं एंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल, इनडिटर्मिनेट. तो ये सब एक ही तरीके के वर्ड आपको लगते हैं और एक ही तरीके की इनकी मीनिंग भी है, बट कुछ कुछ ऐसा डिफरेंस है जो ये डिफरेंट वर्ड की तरह उन्हें मानती है. तो हमें ये डिफरेंट क्या है उनमें वो देखना है. इसका क्लासिफिकेशन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, या फिर उससे ज़्यादा तो आपको इसके ऊपर 1 मार्क के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं उसके एग्जाम्पल्स के ऊपर भी. तो एग्जाम्पल्स भी हमें अच्छे से उसे याद रखना है. एंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे स्पीसीज है जो कि जिनका नंबर डिक्लाइन हो चुका है, ऐसे एनिमल्स का नंबर डिक्लाइन हो चुका है, या वो उनके जो हैबिटेट है वो श्रंक हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट होने पे आए हैं और वो एक्सटिंक्ट फ्यूचर में हो सकते हैं. जैसे कि लायन टेल्ड मंकी एंड द नेक्स्ट वन इज़ द लेसर फ्लोरिकैन. इसके एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद रखने हैं. लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकैन. So this is very important. Example is very important about them. The next is the rare species. अब rare species ऐसे species होते हैं जिनका नंबर वो बहुत डिक्लाइन हो चुका है, उनका नंबर बहुत डिक्लाइन, और वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. तो इनके एग्जाम्पल है रेड पांडा एंड मस्क डियर. रेड पांडा एंड मस्क डियर इज द एग्जाम्पल. एंड मस्क डियर ये ऐसे स्पीसीज है जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, रेयर हो गए हैं वो अभी. द नेक्स्ट वन इज द वल्नरेबल स्पीसीज. अब वल्नरेबल स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्स्ट्रा लेस हो गए हैं और कंटिन्यूस टू डिक्लाइन, और वो डिक्लाइन हो ही रहे हैं, कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं. और इसका एग्जाम्पल है लायन एंड टाइगर एंड लायन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज. ये बहुत हमें कम देखने मिल गए, अभी उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इतने कम हो गए हैं वो. सो दिस इज द टाइप ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज. एंड द नेक्स्ट वन इज द इनडिटर्मिनेट स्पीसीज, नॉट इनडिटर्मिनेट स्पीसीज. इसके नेम में ही उसका मीनिंग है इनडिटर्मिनेट, यानी कि हम उसका डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. वो एनिमल्स कभी बाहर निकलते ही नहीं है बिकॉज ऑफ देयर शाइनेस और समथिंग, कुछ रीजंस की वजह से हम उसे डिटरमाइन ही नहीं कर पाते, हम उसे काउंट ही नहीं कर पाते कि वो प्रेजेंट है नहीं है, कितने हैं, हमें कुछ पता नहीं उनके बारे में. और इसका एग्जाम्पल है जाइंट स्क्वेरल. ये स्क्वेरल कभी किसी को दिखती ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है ये अवेलेबल है, एक्सटिंक्ट हो गई है, कितनी है, क्या है, हमें कुछ इसके बारे में पता नहीं. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हम इनडिटर्मिनेट स्पीसीज. तो ये हो गया इस चैप्टर के बारे में. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा सा चैप्टर रहा था, इसके ऊपर 1 शॉट भी जल्द ही आएगी. एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे के चैप्टर्स को, आगे के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर.